हेलो। यस। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपका इंस्टॉलेशन हुआ कल का? हाँ। आप हाँ हाँ। आप मुझे ये दे सकते हो इन डेस्क, एक बार चेक कर लेते हैं, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, ऑफिस का सिस्टम है क्या? ओके। हाँ। ओके। शायद उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, ऐसा लग रहा है। हम्म। हाँ हाँ। मैंने भी, आपने कहा ना कि ऑफलाइन है क्या, कल मैंने ट्राई किया ना, तो वहाँ पे भी मैंने लिनक्स से किया, जैसे विंडोज पे करते हैं ना, डायरेक्टली डाउनलोड शुरू हो जाता है। फिर मैंने लिनक्स से लॉगिन किया कल नाइट को, और फिर ट्राई किया तो वहाँ से डाउनलोड नहीं हुआ। अब एक और ऑप्शन है कि थर्ड पार्टी हम डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको तब तक वो एक ऑप्शन बता देता हूँ ये कैसे पॉसिबल होगा। हाँ हाँ। हम्म। चलेगा, वैसा एक ऑप्शन है, मैं आपको जस्ट शो करता हूँ। हम्म, एक मिनट है, मेरे पास वो स्टेप भी होनी चाहिए, ओल्ड वाली भी, एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। है तो मैं आपको नोट्स भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ फिर। ओके, ये देखो, मैं आपको एक फाइल शेयर कर देता हूँ आज। अब इसमें स्टेप्स कैसे करने हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ऑफलाइन नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है। अब चाहे तो मैं ये हमारे टोटल सेटअप को एज इट इज़ रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ मैं आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है ना वो समझाने के लिए। और एक सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च कर देता हूँ जो हमारा रेगुलर था। तो हाँ, कोई भी एक सिस्टम में ले लेता हूँ यहाँ से। इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी जो लेट ज्वाइन हुए हैं अदर पीपल्स, जिस देखिए हम करने क्या जा रहे हैं। तो जो हमने इंस्टॉलेशन किया था, कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, या फिर रेड की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, वहाँ से डाउनलोड करने के लिए भी कुछ दिक्कत आ रही है। मुझे भी सेम एरर मिला वहाँ पे कल उनकी साइड पे कि वी विल बैक सून, कि बाद में हमें कांटेक्ट करेंगे, हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सिंपल, उस कंडीशन पे देखो, अब थर्ड पार्टी टूल से मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। मतलब रेड हैट की ऑफिशियल साइट पे नहीं जाएंगे, ना ही सिस्टम को रजिस्टर करेंगे। अब स्टेप देखिए क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले हम हमारे लिनक्स में लॉगिन कर लेंगे। अब स्टार्ट मेन्यू में आता हूँ, टर्मिनल। अब सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को हम स्टार्ट अप कर लेते हैं। तो NMCLI कनेक्शन शो, तो मेरा ENP ऑटोमेटिक पे होता है। NMCLI कनेक्शन मैं ऑफ कर देता हूँ, ENP वाले कनेक्शन को ऑफ कर दिया। अब टाइम डेट सेट कर लेते हैं, तो सिस्टम CTL रिस्टार्ट, और टाइम को मैनेज करने वाली जो सर्विस है इट्स अ क्रोनी, तो क्रोनी डेमॉन। तो जो टाइम डेट हमारा गलत है, 9 जून दिखा रहा है विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये अपडेट हो जाना चाहिए। अब देखो हो गया। तो 19 जून सही है। अब मुझे एक यूज़र ऐड करना है,
जैसे हमने रोहित का प्लान किया था तो रोहित ही ऐड करता हूँ। फिर रोहित को पासवर्ड भी देते हैं, तो पासवर्ड फॉर रोहित 111 एंड 111। फिर इसको सुडोर्स फाइल में ऐड कर देते हैं, vim etc सुडोर्स, और 100 नंबर की लाइन पे जाना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नो पासवर्ड चाहिए तो ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, yy एंड p फॉर पेस्ट। आफ्टर दैट इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे रोहित का नाम ऐड कर देते हैं। तो बस रोहित के पास अब प्रिविलेज आ चुके हैं, राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अब SU रोहित। ठीक है, अब यहाँ तक की स्टेप कर लिया, हमारी कॉमन स्टेप है। इंटरनेट चाहिए, टाइम डेट सही चाहिए, एक यूज़र चाहिए। अब हम बाहर से टूल ले रहे हैं ना, तो मैं सीधा रोहित से ही इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। अब स्टेप देखो क्या क्या करनी है। तो सेम आपका इंटरनेट एक्टिवेट होना चाहिए, ENP कॉपी इस्तेमाल कर लेना, टाइम डेट को सेट कर लेना, फिर कोई सचिन, अजय या रोहित ऐसा कोई यूज़र बना लेना। अब ये यूज़र बनाने के बाद कमांड देखो, सीधे हमें यूज़ करनी है pip3 इंस्टॉल ansible। तो pip3 इंस्टॉल ansible _user, जिस यूज़र से हम लॉगिन है उसके प्रिविलेज के साथ। देखो एक तरीका है कि आप ansible को बिना रजिस्ट्रेशन किए डायरेक्टली इंस्टॉलेशन कर सकते हो, और ये बहुत ही सिंपल है। देखो क्या क्या स्टेप की, कुछ भी नहीं, एक यूज़र बनाया, उसको सुडो प्रिविलेज दिए, टाइम डेट सेट किया और इंटरनेट कनेक्शन श्योर कर लिया चल रहा है क्या। तो बस हमारी डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो गई। बट यहाँ पे डिपेंडेंसी पैकेजेस भी है, तो जो डिपेंडेंसी है वेट करना होगा, ये डिपेंडेंसी पैकेज भी हमारे इंस्टॉल हो जाए। तो 2-3 मिनट वेट करते, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी सेम स्टेप है, बट वो ऑफिशियल से हम लेते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। तो आपको ये स्टेप मैं आज फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर आप इनको भी ट्राई करके देख लेना। ओके, कि यहाँ से आप अंसिबल का इंस्टॉलेशन कर लोगे, फिर ये कंप्लीट हो जाए तो हमारी रेगुलर स्टेप, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ओल्ड स्टेप थी जहाँ पे हम ये सेटअप करते थे। तो चाहे तो ये जो नीचे वाली स्टेप है इनको मैं हटा देता हूँ, ये कुछ काम की नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इतनी स्टेप आपको करनी पड़ेगी। जस्ट मिनट, एक बार। ओके, ठीक है। अब ये देखो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी डिपेंडेंसीज वो चेक करेगा। यदि हमारे पास कोई डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये डाउनलोड करेगा। इसलिए अंसिबल ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ऑफलाइन ट्राई नहीं करते, क्योंकि होता क्या है कि अंसिबल की जो डिपेंडेंसीज है वो सॉल्व करने के लिए क्या पता हमारे सिस्टम में वो पैकेज है या नहीं है। दैट्स वाई ऑनलाइन जब हम डाउनलोड करते हैं तो इश्यू सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे अब ये हमने डाउनलोड कर लिया है, ये डिपेंडेंसी खुद चेक करेगा भी, और जो पैकेजेस हमारे पास नहीं है उनको डाउनलोड करने का ट्राई करेगा। तो और फ्यू सेकेंड वेट करते हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाए हम आगे की प्रोसेस को भी कर सकते हैं। सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको एक बार डाउनलोड होने के बाद वर्जन शो करता है वो दिखा देता हूँ। ओके, शायद ये कुछ टाइम लेगा, कोई बात नहीं है। तब तक हम हमारे सिस्टम पे आते हैं, जो हमने कल किया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं, तब तक वो इंस्टॉलेशन चलता रहेगा ये वाला। अब देखो हमने जो कल किया था, हमने रोहित के थ्रू से सेटअप कर लिया था। तो SU रोहित, मैं उसी से लॉगिन करता हूँ आज भी। आगे जाके तो हम यूज़र को भी चेंज करेंगे, और चाहे तो रूट के साथ करना है वर्क तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब सिंपल, सबसे पहले हम अंसिबल फोल्डर में चलते हैं। अंसिबल, यहाँ पे हमने कल कुछ प्रोग्राम लिखे थे, ये वाले कल के एज इट इज़ हमारे पास है। ओके, फिर यहाँ पे हमने एक अंसिबल CFG फाइल बनाई थी, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और एक इन्वेंट्री फाइल बनाई थी, और बाकी जो YML वाले हैं वो तो हमारे प्ले बुक्स है। ओके, अब फिर यहाँ से अब हम कुछ और टास्क करना चाहते हैं, जैसे कि हमें कुछ और प्ले बुक बनाने हैं। तो शायद हमने SC लिनक्स वाला एक कल बनाया था, देखो मैं आपको एक बार वही शो करता हूँ। VIM चेंज SC लिनक्स वाला, सिंपल ये हमने प्रोग्राम लिखा था। अब यहाँ पे आप एक देखना कि इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने क्या किया है, देख लेना। तो परमिसिव मोड सेट किया टारगेट सिस्टम पे, और वो कौन सा सेट होगा, तो परमानेंट मोड, क्योंकि हमने यहाँ से परमानेंट मोड चेंज कर दिया। और फॉर चेंज परमानेंट मोड हम इस फाइल में गए, इस पर्टिकुलर लाइन को फाइंड आउट किया, और इंस्टेड ऑफ दैट लाइन हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो मोड जो है हमारा वो परमानेंट हो गया, परमिसिव मोड। बट अब होता क्या है,
कि नहीं मुझे तो यहाँ पे इन्फोर्सिंग मोड सेट करना है। अब इन्फोर्सिंग सेट करना है तो इस प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन्फोर्सिंग लिखना पड़ेगा। ओके, और मुझे डिसेबल करना है तो फिर से मुझे यहाँ पे डिसेबल लिखना पड़ेगा। मतलब मोड चेंज करना है तो मुझे अपने प्लेबुक में चेंज करना पड़ रहा है, बिना चेंज किए ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हम तीन प्रोग्राम बना सकते हैं। एक प्रोग्राम को नाम देंगे प्लेबुक को, एक एनेबल वाला होगा मतलब परमिसिव होगा, दूसरा इन्फोर्सिंग होगा और तीसरा डिसेबल्ड होगा। तो तीन प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर मुझे जब लगता है कि नहीं सामने वाले की परमिशन को परमिसिव पे डालना है तो मैं परमिसिव वाले प्रोग्राम को रन कर दूंगा, और जब मुझे लगता है नहीं अब मुझे इन्फोर्सिंग पे करना है तो मैं इन्फोर्सिंग वाले प्लेबुक को रन कर दूंगा। कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी चीज के लिए तीन प्रोग्राम, और तीन ना बनाए तो यहाँ पे हमें हर बार मोड चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो परमिसिव हो जाएगा। हमने कल भी किया था, चलो ये परमिसिव हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब इन्फोर्स करना है तो कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे आके इन्फोर्स लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हो नहीं सकता। बट हमारे पास वेरिएबल है तो ये काम आसान बन सकता है। ओके, आज हम वेरिएबल को ही समझेंगे, और वेरिएबल होने के बाद फिर आगे का देखना है या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम के लिए आगे के टॉपिक को ना बढ़ाए वो डिसाइड करते हैं। तो जस्ट मैं पहले वेरिएबल टॉपिक को आपको समझा देता हूँ, हम वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि वेरिएबल जब हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे ना, हमारे बहुत सारे क्रिटिकल काम आसान हो जाएंगे, और वो कैसे आसान बन सकते हैं उसी पे ही हमें डिस्कस करना है। तो बैक एंड पे हमारा इंस्टॉलेशन अभी भी चल रहा है, लास्ट स्टेप में। ओके, तो ये मैक्सिमम अब डाउनलोडिंग हो चुका है, अब इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो गया है। इंस्टॉल एंसिबल को तो होने दीजिए, इसे इंस्टॉल, इसकी प्रोसेस चलने दीजिए। तब तक हम अब वेरिएबल पे डिस्कस करते हैं, वेरिएबल होता क्या है। तो देखो, जैसे कल भी ऑफलाइन लोगों ने पूछा था क्या वेरिएबल सीखना है तो फिर से प्रोग्रामिंग की लॉजिक की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं, आपको प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी इतना कोई कंफ्यूजिंग वाला ये नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे हमारे अदर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होते हैं, सेम लाइक अंसिबल में भी वेरिएबल ही होते हैं, और वैसे ये काम करते हैं। तो अंसिबल वेरिएबल, सो अंसिबल सपोर्ट वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यू दैट कैन रीयूज थ्रू आउट द फाइल और अंसिबल प्रोजेक्ट। अंसिबल की किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में या फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट में हम अंसिबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी सिंप्लीफाई सर्टन मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स। यदि आपके पास वेरिएबल है तो आप बहुत सारे एरर्स को जो अनवांटेडली जनरेट होते हैं उनको भी कम कर सकते हो। और एक बार वेरिएबल को डिफाइन कर दिया तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल होते होते कैसे है, तो देखो वेरिएबल जो होते हैं इनको कुछ ना कुछ नाम होता है, और नाम में इंक्लूड हो सकता है लेटर मीन्स कैरेक्टर, नंबर या अंडरस्कोर, या इन तीनों का दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। बट ऑलवेज कीप इन माइंड वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट होना चाहिए लेटर से। वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का रूल है, ये तो आपको सी सीपीपी जावा वहां पे भी रूल है, पाइथन सेम रूल्स होते हैं, तो कुछ अलग नहीं है। तो वेरिएबल की जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा कैरेक्टर के साथ होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर होना चाहिए, सिर्फ नंबर कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल देखिए फुटबॉल वेरिएबल है या फुट अंडरस्कोर बॉल है, अंडरस्कोर अलाउ है, बट आप डॉलर एंड या हैश को यूज करोगे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता, तो ओनली अंडरस्कोर। देन फुट अंडरस्कोर बॉल चलेगा, फुटबॉल 20 लिखा इट्स ओके चलेगा, फुटबॉल अंडरस्कोर 20 किया तो भी चलेगा, बट आप ऐसे लिखोगे फुट स्पेस बॉल इट्स ए इनवैलिड वेरिएबल, 20 इनवैलिड, फुट हाइपन बॉल इनवैलिड। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर डैश नहीं चलेगा, ओनली नंबर नहीं चलेगा, वेरिएबल में स्पेस नहीं चलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी पड़ेगी। और वैसे भी इतना कुछ नहीं है, वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, जिन्होंने सी सीपीपी से देखा है
उनको पता है एडिशन का प्रोग्राम करना है तो एक वेरिएबल लेते थे ये, दूसरा बी, और सी में एडिशन कर देते थे। तो सिंपल ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, तो इतना कोई दिक्कत हमें ये वेरिएबल देने वाले नहीं है। बट ये बेसिक रूल होते हैं जब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल में क्या होते हैं या क्या कैरेक्टर यूज नहीं होते ये आपको पता है तो अच्छी बात है। देन अब जब हम यहाँ पे वेरिएबल को यूज करेंगे तो VARES इस कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे तो टास्क के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं। और रही बात प्रिंट करना है तो डिबग मॉड्यूल के थ्रू हम इनको एज अ मैसेज में प्रिंट करवा सकते हैं। बाकी हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पे जस्ट हमें प्रिंट करना है वेरिएबल में जो कुछ है। तो एक सिंपल वेरिएबल का प्रोग्राम देखिए। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, वेरिएबल का थोड़ी देर में इस प्रोग्राम में भी इस्तेमाल हम करेंगे। पहले तो मैं इसको क्विट करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। अब एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। VIM टेस्ट वेरिएबल वार करता हूँ डॉट YML। तो YML से प्रोग्राम बनाया। हमारी जो लिखने की स्ट्रेटेजी एज इट इज सेम, डैश 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 फिर नेम। यहाँ पे हेडिंग होगा प्लेबुक का। सो टेस्ट वेरिएबल नाम देते हैं इसे, हम वेरिएबल की टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर किस पे चलाना है, होस्ट ऑल पे चलाना है। ऑल पे वैसे भी चला के कोई फायदा नहीं क्योंकि हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट node 1 लिखता हूँ। फिर वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, तो कौन सा वेरिएबल हम यूज करेंगे वो भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो VARES वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कैरेक्टर का यूज होगा। और फिर जो भी वेरिएबल है हमारे, इसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि कोई वेरिएबल ए वेरिएबल लिया मैंने ओनली, और इसमें लिखते हैं वेलकम। वेलकम अनसिबल कर देता हूँ ओनली, वेलकम अनसिबल। तो ए में मैंने वेलकम अनसिबल ये स्ट्रिंग को स्टोर किया। अब टास्क, टास्क में क्या काम करना है, तो हमारा रेगुलर नेम देते यहाँ पे टास्क को और लिखते यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल। हम वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के लिए डिबग मॉड्यूल यूज करेंगे। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मैसेज में जो भी वेरिएबल है उसको जस्ट यहाँ पे हम लाइक कॉल करेंगे। हम चाहते हो वेरिएबल प्रिंट हो। वेरिएबल प्रिंट करने का तरीका देखो, डबल कोट में डबल कर्ली ब्रैकेट और वेरिएबल का नाम, और ये किया कंप्लीट। तो बस जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हमारा इंस्टेड ऑफ ए की जगह पे मैसेज क्या प्रिंट होगा, वेलकम अनसिबल। ओके, और ये टाइम लेता है गैदर फैक्ट्स के कारण, तो गैदर फैक्ट्स को नो कर देते हैं। तो गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, और ये नो, तो गैदर नहीं करेगा ये फैक्ट्स को। फैक्ट्स क्या है ना देखेंगे, वो अनदर हमारा सेपरेट मॉड्यूल है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम तो लिख डाला हमने, टेस्ट करके देखते हैं ये चल रहा है क्या। तो अनसिबल हाइफेन प्लेबुक और डबल हाइफेन, नहीं पहले प्रोग्राम का नाम लेते हैं, टेस्ट वेरिएबल डबल हाइफेन सिंटैक्स हाइफेन चेक। सिंटैक्स देखिए इसका सही है क्या, सही है। अब रन करवा देते हैं। तो जस्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, बाकी कुछ हमने इसमें अलग से किया भी नहीं है। अब देखते हैं क्या दिखाता है। तो देखो मैसेज में क्या आया, वेलकम अनसिबल। तो बस ऐसे हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और इनसाइड द प्रोग्राम ऐसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी तरीका देखते हैं, जब हम यहाँ पे लाइक एरे लाइक वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, जैसे ऑटो प्रोग्रामिंग में एरे होता है सेम लाइक। अब देखो ये यूज करना है तो कैसे, तो फिर से हमारे प्रोग्राम में आते हैं, एडिट करते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल कुछ देना चाहते हैं, चलो एक को एज इट इज में रहने देता हूँ और इसको क्लीन करता हूँ। चाहे तो इसको नाम देते हैं, चलो सिटी, सिटी नाम से वेरिएबल लिया। और यहाँ पे कुछ सिटीज के नाम देते हैं, जैसे पुणे, फिर मुंबई, चलो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, और एक लेते हैं यहाँ पे चलो अहमदाबाद।
ठीक है, कुछ सिटी के नाम लिख दिए। अब क्या होगा चेंज? कुछ नहीं। जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिटी को, तो एज इट इज जितने भी हमने वहां पे लिस्ट दी है एवरीथिंग प्रिंट हो जाएगा। ट्राई करते हैं सिटी। ओके, सेव कर देते हैं इसे। अब फिर से इसी प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखो जो भी सिटी हमने वहां पे डिफाइन की है उनकी लिस्ट आ गई। तो मैसेज में पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद प्रिंट हुआ। और ये लाइक हमारा जो ऑटो प्रोग्रामिंग में एरे है वैसे ही काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ, इन स्क्वायर ब्रैकेट कि मुझे 2 नंबर को प्रिंट करना है, शायद नमलॉक ऑन है, ऑफ है, इंसर्ट, और यहाँ पे लिखते हैं 2। अब देखो जो एरे होता है ना हमेशा 0 से शुरू होता है। ये 0 पे है, मुंबई 1 पे है, दिल्ली 2 पे है। तो यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है सिर्फ दिल्ली प्रिंट होगा, बाकी कोई नहीं। चेक कर लेते हैं क्या सच में ऐसा ही होता है। सो अगेन रन। तो देखो आ गया दिल्ली। ओके, तो सिंपल जैसे ऑटो प्रोग्रामिंग में होता है सेम लॉजिक है। डिक्शनरी वेरिएबल ये पाइथन में भी यूज किया जाता था। देखो डिक्शनरी वेरिएबल भी यहाँ पे यूटिलाइज करना या डिफाइन करना पॉसिबल है। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो आते ही यहाँ पे फिर हम इसका एक्चुअल प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे ना ये भी समझेंगे। अभी तो मैं आपको जस्ट टेस्ट पर्पस दिखा रहा हूँ, हाँ ऐसे ऐसे ये चल सकता है। अब डिलीट कर देता हूँ इसको मैं, 6dd। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं सपोज, नाम देते हैं इसको, ठीक है, सेलिब्रिटी करते हैं, सेलेब, ठीक है, सेलिब्रिटी इन शॉर्ट। फिर यहाँ पे अब हम डिक्शनरी टाइप की वेरिएबल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, करते चलो विराट, और विराट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे, लाइक विराट, ओके, प्रोफेशन, इट्स अ क्रिकेटर, ठीक है। फिर सिटी, ये बिलोंग करता है कहाँ से, आई डोंट नो, आई थिंक दिल्ली से, दिल्ली। फिर और कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, सपोज स्टेट, तो स्टेट ये भी इसकी दिल्ली ही होगी। चलो ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन डाल दी। अब मुझे और कोई सेलिब्रिटी का नाम देना है यहाँ पे, तो चलो किसी खान को लेके आते हैं। चलो सलमान, शाहरुख, आमिर, आमिर को लाते हैं आज, आमिर। अब आमिर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है इसका, तो ये एक्टर है। फी सिटी, आई डोंट नो कहाँ से बिलोंग करते हैं प्रॉपरली, बट कर देते हैं मुंबई। स्टेट, स्टेट कर देते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हो। अब जब हम प्रिंट करेंगे वेरिएबल को, तो हमें सेलिब्रिटी को प्रिंट करना होगा। तो सेलिब्रिटी, बस हो गया, दोनों की इंफॉर्मेशन हमने दे दी। एस्केप, शिफ्ट कोलन, राइट एंड क्विट। अब एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो आ गया। तो ये डिक्शनरी टाइप वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अब चलो वेरिएबल तो इजीली यहाँ पे डिफाइन किए जा सकते हैं, बट इसका हमारे प्रोग्राम में यूटिलाइजेशन कैसे होगा, क्या फायदा। चलो अब मैं आपको वो बताता हूँ फायदा क्या होगा। पहले सिर्फ मैं इंस्टॉलेशन यहाँ हमारा हो गया कि आपको एक बार शो करता हूँ जो हमने इंस्टॉलेशन लगाया था। यहाँ पे आते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन करता हूँ। देखो ये स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। क्लीन करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करेंगे अनसिबल हाइफन वर्जन, अर्निंग दे रहा है कि पाइथन कुछ पुराना है। ओके, शायद डबल हाइफन वर्जन, एंटर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी डाउनलोड हो गया, 2.11.12 ये हमें मिल गया। तो बस अब आप आगे की स्टेप यहाँ से कर सकते हो जो हमने की। तो आप एक रोहित यूजर बनाया, उसके घर में जाना, अनसिबल डायरेक्टरी बनाना, वहाँ पे अनसिबल डॉट cfg बना देना, बाकी की स्टेप सेम होगी। अब मैं आपको ये स्टेप जो भी हमने की ना आज, ये भी शो कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और कि हमने कमांड क्या चलाई। देखो बस ओनली वन कमांड है फॉर इंस्टॉलेशन अनसिबल। तो इसके साथ आप एक बार ट्राई करके देख लेना। मैं ये आपको नोट्स में या आज की रिकॉर्डिंग जहाँ पे होगी मैं वहीं पे इस फाइल को डाल देता हूँ। ओके,
तो इसको मैं चाहे तो 8 मिनट, कोई लॉग इन कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इस ओएस को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। बस अनसिबल हो गया तो बाकी की सब स्टेप आप एज इट इज कर सकते हो। अब इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब चलो वेरिएबल पे आते हैं। ये मैंने ऐसी एग्जांपल दिए हुए हैं। अब ट्राई करते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो सिंपल, अब हम एक्चुअल में काम करना चाहेंगे वेरिएबल पे, तो कैसे पॉसिबल है ये देखते हैं। तो आते हैं हमारे सिस्टम पे। अब सबसे पहले देखिए कुछ वेरिएबल आने से फायदा क्या होगा, क्योंकि ये मेन रीजन है कि वेरिएबल से क्या एडवांटेजेस, हम क्यों वेरिएबल को यूज करें। अब देखो, जब वेरिएबल हमें पता है तो वेरिएबल से हमें एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। VIM, हम चाहते हैं पैकेज को इंस्टॉल करना है, कल भी हमने ट्राई किया था। तो इंस्टॉल PKG इस नाम से बना लेता हूँ, .yml करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, डैश 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 प्रोग्राम को शुरू किया, फिर डैश किया, फिर नेम दिया। नाम के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ, सपोज क्या करने जा रहे हैं, तो मैनेज पैकेज नाम देते इसको, मैनेज पैकेजेस। इट्स ओके। फी किस पे चलाना है, ऑल पे। फी टास्क गैदर फैक्ट्स करता हूँ ना, गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, तो नो नहीं करनी है। वेरिएबल को थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, पहले प्रोग्राम को लिखते हैं। टास्क, अब टास्क में हम दिखते हैं पहले। अब रेपो फाइल सामने नहीं है तो भेजनी पड़ेगी, तो चलो ट्रांसफर रेपो। ठीक है। मॉड्यूल क्या था, कॉपी। कॉपी मॉड्यूल में क्या होता है, तो सोर्स होता है, सोर्स। सोर्स में हमारी फाइल कहाँ पे, etc में। etc में yum डॉट repos डॉट डी में, और फाइल का नाम है एग्जाम डॉट रेपो। ये फॉरवर्ड करनी है, डेस्टिनेशन पे कहाँ पे जानी चाहिए, तो सामने वाले के सिस्टम पे etc में yum डॉट repos डॉट डी में जानी चाहिए। ये फाइनल हुआ, रेपो नहीं है तो पहुंच जाएगी, और है तो हमारा प्रोग्राम हमें ओके रिजल्ट दे देगा। ठीक है। फिर डैश, अब हम पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, ध्यान देना अब क्या क्या कर रहा हूँ। सो इंस्टॉल पैकेज। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यम, मॉड्यूल यम होगा, और फिर नेम कौन सा पैकेज, तो मान लो httpd। स्टेट मुझे प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, एक पैकेज हो जाएगा। अब मुझे तो DHCP का भी करना है, तो फिर से लिखना पड़ेगा नेम इंस्टॉल, फिर से करता हूँ पैकेज, और मॉड्यूल लेंगे यम। फिर मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा उसका नाम क्या है, तो नाम है DHCP हाइफन सर्वर। ठीक है, ये भी इंस्टॉल होना चाहिए, तो स्टेट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो जाएगा। अब मुझे थर्ड लिखना है, तो थर्ड पैकेज नेम इंस्टॉल पैकेज। अब कौन सा, तो लेते हैं कोई MariaDB कुछ। एंटर, नेम, पैकेज का नेम है MariaDB हाइफन सर्वर, ये भी इंस्टॉल करना है। अब मुझे 50 पैकेज इंस्टॉल करने, तो चार चार लाइन 50 बार रिपीट करनी पड़ेगी। ओके। और जिसको वेरिएबल पता नहीं है वो पर्सन ऐसे ही करेगा, हम ये नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि एक साथ में पैकेज के नाम दे दूं, तो यस, वेरिएबल आपको यहाँ पे बचा सकता है। तो आप वेरिएबल का इस्तेमाल करो। कैसे करेंगे, तो ये जो अनवांटेड बढ़ाते जा रहे, इसको फिनिश कर देते। नहीं चाहिए मुझे ये सब। कितने लाइनें, 4 2 6 7, 7 DD हटा दी मैंने सब कुछ। आ जाओ वेरिएबल में, क्योंकि वेरिएबल आता है तो हार्ड वर्क क्यों करेंगे जी, हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स, एंटर, वेरिएबल क्या, तो PKG। हमारी चॉइस क्या रखना है, कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं, HTTPD करना है, फिर मारिया DB हाइफन सर्वर करना है, फिर मुझे DHCP हाइफन सर्वर करना है। जो भी करने हैं उनकी लिस्ट लिखते जाओ। फिर यहाँ पे कैसे देंगे इनको, तो बहुत ही सिंपल, HTTPD को हटा दो, और यहाँ पे लिखो डबल कोट इन कर्ली ब्रैकेट PKG।
बात खत्म। जो इसको चाहिए वो यहां से मिलेगा, 1 2 एंड 3। आपके तीनों के तीनों पैकेज सामने वाले सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है। अब देखो, इसको सेव करते हैं। क्या सच में ऐसा होगा? तो रन करके देखते हैं। पहले तो सिंटैक्स को चेक करते हैं। ansible हाइफन प्लेबुक इंस्टॉल पैकेज, ये प्रोग्राम है, डबल हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक। पहले सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं। देखो सही है, फिर कर देते हैं प्रोग्राम को रन। टाइम लगेगा क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े पैकेज दिए हैं। तो ट्रांसफर रेपो, अब रेपो फाइल को ट्रांसफर कर रहा है। कुछ गलती है हमारी पाथ में, कहीं पे तो एरर आ सकता है। चेंज बोला मतलब ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इंस्टॉल पैकेजेस। तो हमारे तीनों के तीनों पैकेज हो जाएंगे। उस लिस्ट में हमने कितने भी लिखे होते तो सब के सब पैकेज हो जाते। तो काम कितना आसान हो गया। आपको अब रिपीट रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। और सेम हम जो एससी लिनक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, कि हमें मोड चेंज करना है तो प्रोग्राम में हर बार चेंज करने की जरूरत है, या फिर तीन प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। एक प्रोग्राम एससी लिनक्स का मोड डिसेबल करने को, एक एनेबल करने को कहो, या फिर एक परमिसिव के लिए है। वो जरूरत नहीं है जब आपको वेरिएबल पता है तो। अब वेरिएबल वहां पे कैसे सपोर्ट करेगा ना, ये भी समझते हैं। पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं। यस, 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 बताइए। हाँ, हाँ, क्योंकि हमने वहां पे जो होस्ट लिखा था ना, होस्ट में हमने ऑल लिखा था। और ऑल का मतलब जो भी इन्वेंटरी फाइल में हमारे लिस्टेड नोड है उस सब पे चलेगा। तो नोड 1, नोड 2, नोड 3 तीनों हमारे हैं। जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि हम क्या करते थे जब हम लिखते थे एडॉक कमांड, मतलब वो सिंगल लाइन वाली, तो हम उसमें क्या करते थे, अंसिबल के बाद लिखते थे ऑल पे चलाना है या फिर वेब ग्रुप पे चलाना है, ऐसा। राइट, बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्ले बुक है ना उसमें लिखते हैं। जैसे अब ये देखो पैकेज का, चलो टाइम ले रहा है तो मैं यहाँ पे एक न्यू सेशन ओपन करता हूँ, मतलब एक न्यू टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट सेशन किया मैंने उसका ही। तो अब यहाँ पे देखना हमारे पास, मैं एसईओ रोहित करता हूँ और सीडी, घर में आते इसके अंसिबल में चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्री फाइल है उसका नाम इन्वेंट्री रखा है हमने। तो इन्वेंट्री, अब देखो इसमें हमारी ये सब है। वेब है, वेब के अंदर ये दोनों को डाला था हमने, स्टोरेज में एक को डाला था। और जब हम ऑल करते थे वहां पे तो सब पे चलता था। देखो ये पैकेज का भी हमारा सॉल्व हो गया। राइट। अब मैं एक बार प्रोग्राम फिर से ओपन करके आपको दिखाता हूँ, इंस्टॉल पैकेज। यहाँ पे जब हम होस्ट लिखते हैं ना, ये वाला, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे लिखता वेब, तो उस इन्वेंटरी फाइल के वेब मतलब 1 और 2 पे चल जाता। मतलब हमने प्रोग्राम में लिख डाला ना, इसलिए हम बाहर नहीं मेंशन करते कि प्लेबुक को किस पे रन करना है, टारगेट कौन है। टारगेट तो हमने इधर ही सेट कर दिए। दैट्स वाई वो लिखने की हमें जरूरत ना पड़ी। ओके। अब यहाँ पे देखिए एचसी लिनक्स का, अब इस प्रोग्राम पे फिर से कंसंट्रेट करना। अब ये भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, हमने एचसी लिनक्स वाला किया था। अब देखो, vim change एचसी लिनक्स, तो मैंने परमिसिव लिखा है। मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो सामने वाली की परमिशन परमिसिव होगी, ये श्योर है, हमने कल भी रन किया था। बट अब प्लान है कि मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं चाहता हूं सामने वाली की परमिशन परमिसिव नहीं, मुझे इन्फोर्सिंग करनी है। तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इन्फोर्सिंग। तो बस वो इन्फोर्सिंग हो जाएगी। बट हर बार इस प्रोग्राम को एडिट करने की जरूरत है। फिर सोल्यूशन क्या, तो सोल्यूशन एक निकला था कि हम तीन प्रोग्राम बनाएंगे ना। एक का नाम परमिसिव, एक का नाम इन्फोर्सिंग और एक का नाम डिसेबल। तो जब जो करना है उसे रन कर देंगे। बट वेरिएबल हमें आता है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वेरिएबल कैसे सपोर्ट करेगा, तो देखो ऐसा, हम यहाँ पे आएंगे
और वेरिएबल को डिफाइन करेंगे वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज मोड। ठीक है, वेरिएबल में मोड देते हैं, मोड नाम का वेरिएबल लिया। क्या लिखना है वेरिएबल में, तो मैंने लिखा परमिसिव। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल को यूज करता हूँ डबल कोट इन कर्ली ब्रैकेट सपोज मोड और ब्रैकेट कंप्लीट डबल कोट कंप्लीट। बट ये कलर देखो, इससे पता चल रहा है कुछ गलत हो रहा है। तो स्पेसिंग हमारा कहीं पे नहीं है, तो डबल कोट इधर लगा दो, बस अब सही है। अब फायदा क्या होगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो ये मोड वेरिएबल को यहाँ पे अप्लाई करेगा। मोड मतलब कौन, परमिसिव। तो हमारा सामने वाले का मोड परमिसिव हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको चेक करके देख लेते सच में ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहले तो आप ये चेक कर लो कि जो टारगेट सिस्टम है एंसिबल ऑल सिस्टम पे, मैं एडॉक के थ्रू चेक करता हूँ आर्ग्यूमेंट कि सामने वाले के मोड कौन से है। कैट एटीसी एससी लिनक्स में मिलेगा कॉन्फ़िग में कौन सा मोड है सामने वाले का, वो चेक कर लेते हैं। ये हमारी एडॉक कमांड है जहाँ पे हम बताते थे हमें किस पे रन करना है। तो ये हमें तीनों सिस्टम का मोड दिखाएगा फिलहाल कौन सा है। तो देखो फिलहाल तीनों सिस्टम पे जो मोड है इन्फोर्सिंग है, ये भी इन्फोर्सिंग है और ऊपर वाला भी इन्फोर्सिंग है, तीनों पे इन्फोर्सिंग है। एक काम करते हैं, ये सब पे चलाने से अच्छा ना एक पे चलाते हैं, क्योंकि आउटपुट में इतना सारा आ रहा है नहीं कि हमें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैं सीधा नाम लिखता हूँ यहाँ पे, नोड 1 पे चलाना है। सिर्फ नोड 1 का देखते हैं अभी तो। देखो अब ठीक से दिखाई देता है। तो इन्फोर्सिंग मोड है। अब हम ये प्रोग्राम को ना नोड 1 पे चलाएंगे। अब नोड 1 पे चलाना है तो प्रोग्राम में मेंशन करना पड़ेगा। तो आते यहाँ पे ऑल को हटा देता हूँ और इसे कहता हूँ तुम नोड 1 पे चला देना इसे, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब हम प्लेबुक को रन करवा देते हैं। रन करने से पहले आप सिंटैक्स को वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो करता हूँ ansible hyphen playbook, देन प्लेबुक का नाम और डबल हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक। सिंटैक्स ओके है, चलो फिर रन कर देते हैं। ये तो नोड 1 पे चलेगा, एंटर, और सक्सेसफुल रहा तो सामने वाले का मोड श्योर चेंज हो जाएगा। देखो इसने चेंज बोला, मतलब हमारा काम शायद हो चुका है। वेरीफाई कर लो क्या सच में उसका मोड चेंज हो गया। ओके, तो देखो ये परमिसिव हो गया। बट इन रियलिटी में आप देखोगे तो आप कहोगे अब डिसेबल करना है या इन्फोर्सिंग करना है तो क्या करेंगे, तो भी तो इधर लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ वेरिएबल का नाम इधर दिया और प्रिंट इधर किया, दैट्स वाई क्या हो गया, मोड चेंज हो गया। ये काम कर रहा है इतना तो समझ में आया, बट हमारा फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब मुझे इन्फोर्सिंग करना है तो पहले इन्फोर्सिंग में इधर लिखना जरूरी था, अब इन्फोर्सिंग मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वैसे भी प्रोग्राम को हर बार एडिट तो करना ही पड़ रहा है। तो देखो अब सॉल्यूशन इसका ये है, बाहर आ जाओ। मैं चाहता हूं जब ये प्रोग्राम चले सामने वाली की सिक्योरिटी परमिसिव है, मैं चाहता हूं इन्फोर्स करे, और मैं प्रोग्राम में जाके चेंज नहीं करना चाहता। तो मैं यहां पे लिखता हूं हैपन ई और इन डबल कोट मोड इज इक्वल टू इन्फोर्सिंग और ब्रैकेट कंप्लीट। अब एंटर करता हूं। जो वेरिएबल इनसाइड हमने दिया था मोड, मैंने मोड को वैल्यू यहां से पास कर दी। इसने चेंज तो बोल दिया, बट क्या सच में सामने वाले की ऐसी लिनक्स सिक्योरिटी इन्फोर्सिंग पे है, चेक कर लो अभी पता चलेगी, वही चेक कर रहा हूं। देखो आ गई इन्फोर्सिंग पे, मतलब अब मैं डिसेबल करना चाहता हूं तो कुछ नहीं, यहां से डिसेबल लिख दो। अब सामने वाले की सिक्योरिटी डिसेबल पे चली जाएगी, एंटर। मतलब आप कह सकते हो कि वेरिएबल को रनिंग टाइम पास कर रहे हैं, और जब हम रन टाइम वेरिएबल को देते हैं तो
फाइल के अंदर भी तो एक वेरिएबल है ना, बट जो हमने पास किया वो हाई प्रायोरिटी के साथ होता है। फिर ई क्या है? ई का मतलब एज अ एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो मैंने एज अ एक्स्ट्रा वेरिएबल मोड को बाहर से पास किया, वो वेरिएबल का नाम अंदर हो तभी आप दे सकते हो। मैंने मोड नाम से लिया था, दैट्स वाई मोड मैंने यहाँ से पास किया। और सोचो जब मैं यहाँ पे कुछ पास ही नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अंदर परमिसिव लिखा है, वो डिफॉल्ट वेरिएबल को ले लेगा और सामने वाली की सिक्योरिटी चली जाएगी परमिसिव पे। बट अब ये तो सॉल्व हो गया ना, मुझे हर बार उसे एडिट करने की जरूरत नहीं है। बट आप जब भी इसको रन करोगे, भले ये मोड सेट कर रहा है, बट यहाँ पे टास्क का नाम क्या है हमारा? परमिसिव है। दैट्स वाई हर बार परमिसिव दिखा रहा है। अंदर कुछ भी सेट हो, ये परमिसिव ही प्रिंट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे भी मैंने डिसेबल किया था, बट इसने प्रिंट क्या किया? सेट परमिसिव मोड। परमिसिव नहीं किया था। ये परमिसिव क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे परमिसिव लिखा हुआ है, ये वाला, इसका हीडिंग ही ऐसा है ना, दैट्स वाई। चलो कुछ सेट करते फिर यहाँ पे ठीक ठाक जो समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज एस लिनक्स मोड। ठीक है, चेंज एस लिनक्स मोड, ये तो प्रोग्राम का हेडिंग रहा। अब ये जो वेरिएबल है ये तो हर बार चेंज हो सकता है, बट ये सेंटेंस तो हेडिंग एज इट इज रहता है टास्क का, तो हटा देते हैं यहाँ से। सेट ऐसे कर लो इन ब्रैकेट मोड। ओके, जब आप किसी स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल को दे रहे हो ना, डबल कोट की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा? तो मोड की जगह पे परमिसिव प्रिंट होगा। तो सेट परमिसिव मोड ऑन ऑल सिस्टम। ठीक है, अब करते इसको सेव, देखते ये काम करता है क्या। काम किया तो आगे की टास्क करेंगे। एंटर। आया देखो, सेट परमिसिव मोड। तो उसने वेरिएबल का परमिसिव मोड लिया और हमें शो कर दिया कि वो परमिसिव मोड प्रिंट कर रहा है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग होगा जब हम डिसेबल बोलेंगे तो टास्क का हेडिंग अपने आप चेंज होगा, वो वेरिएबल को ले लेगा। देखो क्या बोला, सेट डिसेबल मोड ऑन ऑल सिस्टम। बस हो गया काम। तो देखो वेरिएबल कितने फायदेमंद है। तो जब बड़ा प्रोग्राम है तो वेरिएबल यूज करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आसान है। दैट्स वाई हमें वेरिएबल यूज करने पता है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम हमारे प्लेबुक को मैनेज कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, और भी हम अलग तरीके से वेरिएबल को यूज करते हैं, इसको और सिंपल बनाने जाते हैं। तो एक बार मैं नोट्स पे आता हूँ। नोट्स पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसको फिनिश कर देते हैं नोट्स को एक बार। आते यहाँ पे, अब एरे को हमने समझा, वेरिएबल को फाइल से लेना है, फिर रन टाइम वेरिएबल पास करना है जो मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर वेरिएबल होता है। अब रजिस्टर वेरिएबल को भी समझते हैं क्या होता है। तो पहले मैं रजिस्टर वेरिएबल पे आता हूँ। ठीक है, तो जब रजिस्टर वेरिएबल को यूज करेंगे ना, हम यहाँ पे रजिस्टर को यूज करते हैं। जैसे आ जाते हैं यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे। ठीक है, ये बैकग्राउंड में क्यों आता है? चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट्स ओके। तो अब हम रजिस्टर वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं। क्या होता है रजिस्टर वेरिएबल? देखो, तो सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं vim, और प्रोग्राम को नाम देते हैं, चलो यूजर डॉट वाई। नो, यूजर डॉट वाई पहले से हमारा पुराना, देखते हैं क्या है उसमें। वो बहुत कुछ लिखा था हमने, हटा देते सब कुछ। 25 dd, कितनी लाइनें नहीं पता, 25 डिलीट कर दी, 2 dd। ओके, अब देखो यहाँ पे एक आकाश यूजर बनाया है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे वेरिएबल को कैसे यूज करना है, रजिस्टर वाले को बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज मैनेज यूजर हेडिंग यूजर्स, फिर क्रिएट आकाश। शायद आकाश कल हमारे पास था, तो मैं आकाश 1 यूजर बनाऊंगा। यहाँ पे भी आकाश 1 बनता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, राइट एंड क्विट। अब इस यूजर प्रोग्राम को रन करते हैं। अंसिबल, यार ओ, गैदर फैक्ट्स लिखना रह गया, नहीं तो गैदर फैक्ट के कारण ये बहुत टाइम लेता है ना। तो गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, और इसे नो कर देते हैं। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब रन करते इसे,
तो अंसिबल हाइफन प्लेबुक, और प्लेबुक का नाम है यूजर डॉट वाई कर देते सीधा रन। तो क्रिएट यूजर अकाउंट आकाश 1 और चेंज बोलेगा तो हो गया, हो गया। बट मुझे कुछ पता नहीं चला ना, क्या मिला है उसको आईडी, क्या इंफॉर्मेशन उसको मिली है, मतलब कौन सा आईडी मिला, कौन सी होम डायरेक्टरी मिली, कुछ भी पता नहीं। तो रजिस्टर वेरिएबल आपको सपोर्ट करेगा। रजिस्टर कैसे करेगा? तो जस्ट आप रजिस्टर में आउटपुट को स्टोर कर सकते हो और उसे आप प्रिंट कर सकते हो। कैसे? तो देखो अब प्रोग्राम में बताता हूं करके सीधा आते ही इसमें। अब मुझे और एक यूजर बनाना है। यूजर को मैं नाम देता हूं, चलो सारा। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे सारा। अब मैं क्या चाहता हूं, सारा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ उधर, उसका आउटपुट मुझे मिले। तो देखो आप यहाँ पे यूज करोगे रजिस्टर वेरिएबल को। रजिस्टर वेरिएबल आपका जो मॉड्यूल होगा या जो टास्क का नाम होगा, एग्जैक्ट उसके नीचे चाहिए, इसके नीचे नहीं चाहिए आर्गुमेंट के, वो इस मॉड्यूल के नीचे चाहिए, एक लाइन में चाहिए दोनों। फिर रजिस्टर्ड वेरिएबल में क्या ले सकते हैं, कोई भी आपकी चॉइस है। तो मैं लेता हूं सपोज रिजल्ट। ओके, कौन सा रिजल्ट? जो इस टास्क का रिजल्ट होगा, जो भी ये क्रिएट करने के बाद वो फेलियर हुआ सही हुआ जो कुछ है, वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा, और रिजल्ट वेरिएबल टेम्पररी रजिस्टर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमारा क्या फायदा? तो हमारा फायदा ये है कि हम इस रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो सपोज मैं लिखता हूं प्रिंट रिजल्ट ऑफ अबाउट टास्क। अबाउट टास्क का रिजल्ट प्रिंट करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे? तो डिबग मॉड्यूल यूज करेंगे और सीधा यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज के थ्रू। प्रिंट किसे करेंगे? तो रिजल्ट को। ये रिजल्ट कहाँ पे है? तो रजिस्टर में स्टोर है, वेरिएबल का नाम ही रिजल्ट हमने दिया है। तो इससे होता क्या है, सिर्फ इस स्टेप का जो आउटपुट होगा वो रिजल्ट में स्टोर हुआ, रिजल्ट को टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर किया गया, और हम फिर से रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा हमारा यूजर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। इन केस अभी आपने देखा था आकाश का आउटपुट ऐसे आया था, अब हमारा ये आउटपुट क्या आता है देख लीजिए। तो फिर से हमारे प्रोग्राम को रन कर देते हैं, यूजर वाला। तो क्रिएट सारा यूजर, आउटपुट आएगा ट्रू। देखो चेंज हुआ, ओके तीनों सिस्टम पे, बट आउटपुट कैसे मिला हमें? तो आप नीचे देखोगे ये चेंज होने के बाद प्रिंट द रिजल्ट। नोड 1 पे क्या हुआ, 1004 आईडी उसे मिला, फिर होम डायरेक्टरी कौन सी मिली, यूजर का नाम क्या, शेल कौन सा मिला, स्टेट प्रेजेंट, एवरीथिंग तीनों सिस्टम का रिजल्ट दे दिया। तो रजिस्टर वेरिएबल टेम्पररी किसी भी स्टोर रिजल्ट को स्टोर करवा सकता है, दैट्स वाई अच्छा वेरिएबल है। आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करते रहेंगे। फिर हमें एक स्पेशल देखना है, स्पेशल वेरिएबल क्या होता है, और फिर अनसिबल फैक्ट्स है। फिर फैक्ट को समझेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। तो एक बार मैं इसको स्टोर कर देता हूं, ओके मिनिमाइज कर देता हूं, और यहाँ पे आते हैं। अब मैं आपको और एक तरीके से वेरिएबल का इस्तेमाल करना बताता हूं। अब देखो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, तो नाम देता हूं मैं सपोज var डॉट yml, और एंटर करते हैं। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो बनाते एक प्रोग्राम डैश 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 डैश, फिर लेते हैं नेम, और नेम में यहाँ पे लिखते हैं सपोज मैनेज यूजर्स। तो यूजर मैनेज करने के लिए फिर से मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर किस पे चलाना है, होस्ट ऑल पे इसको रन करना है। फिर गैदर फैक्ट्स, तो नो कर देते पहले ही, गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, इट्स नो। फिर वेरिएबल लेना है, यस वेरिएबल तो यूज करना है। वेरिएबल वेरिएबल में मैं लेता हूं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। मैं यूजर की लिस्ट देने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। फिर पहला यूजर, तो सपोज यूजर 1।
फिर दूसरा यूजर, यूजर 2, तीसरा यूजर, यूजर 3, ऐसे दे दिया। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है सबसे। तो 3 यूजर के नाम दे दिए मैंने इसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क, वेरिएबल में लिखा ये सब टास्क। टास्क क्या करनी है, तो टास्क में लिखता हूँ मैं यहाँ पे सपोज नेम क्रिएट यूजर अकाउंट, अकाउंट्स करता हूँ। फिर मॉड्यूल यूजर और नेम, तो नेम को कहते हैं तुम वेरिएबल से ले लो। वेरिएबल कौन है, तो यूजर अंडरस्कोर लिस्ट है, तो बस ये जाएगा लिस्ट के पास और वहां से यूजर 1 2 3 को लेगा। और स्टेट में हम लिखते हैं प्रेजेंट। पैकेज में तो ये किया था ना, क्या अलग किया था, यहाँ पे सिर्फ पैकेज के नाम लिखे थे, वेरिएबल का नाम पैकेज ही था। और सेम हमने यहाँ पे इसको कॉल किया था और यहाँ से ऐड कर दिए थे पैकेज। अब सेम प्रोग्राम को मैं स्टोर करता हूँ और रन करते हैं। तो प्रोग्राम का नाम था var.yml। देखो ये प्रोग्राम क्या दिखाता है आउटपुट आपको, फेल हो गया। ओके क्यों, क्या हमने कुछ गलती की प्रोग्राम में, नहीं, हमारी कोई भी गलती नहीं है। रियलिटी ये है कि यूजर मॉड्यूल जो है ना वो वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता। मतलब हम ऐसे पैकेज को तो इंस्टॉल कर सकते लिस्ट से लेके, लेकिन यूजर मॉड्यूल या ग्रुप मॉड्यूल ये दोनों भी मॉड्यूल ऐसे हैं जो वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करते। फिर हम क्या कर सकते हैं, मुझे करने 20 यूजर ऐड, तो अब तो बड़ा इश्यू होगा 20 यूजर ऐड करने, तो क्योंकि ये तो सपोर्ट नहीं करता है। फिर हम मल्टीपल यूजर करेंगे कैसे ऐड, तो देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ, वेरिएबल को हटा दो, नहीं कर रहा है काम तो। या फिर एक काम करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट हमने नहीं सीखा ना यहाँ पे अभी तक, तो हैश ऐड कर देना लाइन से पहले, हो गया ये कमेंट, ये भी कमेंट, ये भी कमेंट, ये भी कमेंट, ये भी कमेंट। तो चारों को कमेंट में डाल दिया, तो अब वो होने से भी कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, वो डिसेबल्ड है लाइन। फिर अब हम यूजर को क्रिएट करना चाहते थे मल्टीपल यूजर को, बट अब लिस्ट नहीं दे पाए, तो कैसे करें। देखो ये मैं हटा देता हूं क्योंकि यूजर लिस्ट तो है नहीं। देखो आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। लूप से कैसे प्रोवाइड करोगे, तो देखो जो आपने यूजर मॉड्यूल लिखा है एग्जैक्ट उसके नीचे लिखना लूप कोलन, और अब आप लूप में यहाँ पे लिस्ट दे दो यूजर की जो भी आपको चाहिए। तो मैं देता हूं यहाँ पे यूजर 1, फिर यूजर 2, फिर यूजर 3, यूजर 3, या आपको 4 देने, यूजर 4, यूजर 4। अब रही बात, चलो यूजर की लिस्ट तो मैंने लूप में दे दी, वेरिएबल में नहीं दी। अब मैं इनको यहाँ पे कैसे कॉल करूँ, क्योंकि लूपिंग को तो वेरिएबल जैसा कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड होता है, जब भी लूप में कुछ दोगे तो उसको कॉल आइटम नाम से करना। आइटम मतलब ये वेरिएबल के, सॉरी लूप के वैल्यूज को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो ये डिफॉल्ट कीवर्ड है, हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो जब भी लूपिंग का इस्तेमाल करोगे आप आइटम के साथ उसको इस्तेमाल करोगे। फिर ये काम बन जाएगा क्या, चलो देख लेते हैं। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट, क्या हमारे वो 4 यूजर क्रिएट हो जाते हैं, तो ट्राई करके देख लेते हैं। अब एंटर, क्रिएट यूजर अकाउंट, देखो यूजर 1 हो गया तीनों सिस्टम पे। फिर व्हाट अबाउट यूजर 2, वो भी हो गया। फिर यूजर 3 भी हो जाएगा, एंड फाइनल 4। यस, हमारे चारों के चारों यूजर सामने वाले सिस्टम पे क्रिएट हो गए। तो हमें सपोर्ट किसने नहीं किया, वेरिएबल ने नहीं किया, तो हमने इस्तेमाल लूप का कर लिया। अब देखो, और मैं वेरिएबल से इसको कुछ देना चाहूंगा तो दे सकते हो, कैसे, देखो ये 4 है ना, हटा दो, 4 dd। अब ये जो हैश हमने डाले निकाल देता हूं, एक्टिवेट कर देता हूं।
फिर मैंने कहा वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, फिर कैसे यूज करने जा रहा हूँ, तो देखो मैं क्या टेक्निक लगाता हूँ। अब यूजर वन तो हो चुका है ना, 11 करते हैं, इसको 12 करते हैं, इसको 13 करते हैं। अब देखो यही वेरिएबल की लिस्ट में इसको देने जा रहा हूँ, ये वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, मैं लूप वाले को दे दूंगा ना वेरिएबल। लूप से कहता हूँ वेरिएबल को तुम ले लो यूजर अंडरस्कोर लिस्ट, और इससे कह दिया तुम आइटम से लेना, तो ये जाएगा लूप के पास और लूप लेगा वेरिएबल से। कुछ नहीं, बात सीधी नहीं हो सकती, हमने घुमा फिरा के वही कर ली। सीधा लूप में भी दे सकते हो, लेकिन वेरिएबल डिफाइन कर चुके हो तो वेरिएबल देंगे लूप को, और लूप से फिर दे देंगे हमारे इस आइटम कीवर्ड के थ्रू हमारे यूजर मॉड्यूल को। अब देखो ये भी काम करता है क्या, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब यहाँ पे आते हैं और रन करवा देते हैं। देखो 11 12 13 हो गए, तो समझ जाएंगे लूप स्मार्ट है, हमारे लिए उसने काम कर लिया। देखो यूजर 11 हो गया, फिर यूजर 12 ये भी हो गया, और यूजर 13 ये भी हो गया। सिंपल है। ओके, फिर चलो यहां से बाहर आते हैं, क्विट। ओ बाहर ही है। अब मेरा प्लान क्या है, और मैं और एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। ओके, और उस प्रोग्राम में तो मैं उसके वेरिएबल को यूज करना चाहता हूं। अब उसके वेरिएबल को कैसे यूज कर लो, तो वीआर के अंदर बने हुए है, नहीं कर सकता। वेरिएबल जो लिखे है इस प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम में मैं कहीं पे भी नीचे यूज कर लो, लेकिन अदर प्रोग्राम में तो नहीं कर सकता, रियलिटी नहीं कर सकता। तो एक बात अच्छी थी, यदि मैं वेरिएबल को बाहर डिफाइन कर पाता प्रोग्राम से बाहर, तो पॉसिबल था। कैसे, तो ऐसे क्लोज कर दो ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और फाइल को नाम देता हूँ vim सपोज माई वेरिएबल डॉट, जो देना है दे दो, yml दे दो या txt दे दो, माई वेरिएबल डॉट txt। ठीक है, इसमें आ गया, इसमें मैं लिखता हूँ सपोज वेरिएबल का नाम, तो यूजर अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल, तो पहला एक वेरिएबल देता हूँ, सपोज मैं यूजर, यूजर तो हो चुका है, ठीक है, ये यूजर करते हैं, मतलब अनसेबल यूजर ऐसे ही, क्योंकि वो रिपीट नाम ना हो, तो ये यूजर वन। अब मुझे यहाँ पे तो मल्टीपल यूजर चाहिए, वाई वाई कर लेता हूँ, आसान होगा। हाँ बस बहुत हो गए, चेंज कर देते इनका नाम। तो चेंज करने के लिए चलो इसको 11 करता हूँ, फिर 12 13 14 15 16 16 17 18 19। अब इसको क्या करें, 20 कर दें। ठीक है 20, सीरियल तो रहेगा 21 22, सब चेंज करना पड़ेगा ऐसा करना है तो। ठीक है करता हूँ 22 23 24 25 26 27 एंड 28। ठीक है, चलो सीरियल आगे पीछे हो गई है तो कोई बात नहीं है, गलत हुआ है मुझसे तो नियर अबाउट 17 से 18 यूजर हमने डाल दी इसमें। सेव करता हूँ। ये मैंने बाहर क्यों बनाई, क्योंकि मैं यदि वेरिएबल को बाहर बना लूं तो किसी भी प्रोग्राम में इन वेरिएबल की लिस्ट को यूटिलाइज कर सकता हूं। प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बट कैसे बाहर वेरिएबल लिखेंगे तो अंदर कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो चलो वही तो सीखने आए हैं, आते ही इसमें इंसर्ट मोड। अब देखो ये वेरिएबल ना हटा दो, डी 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 डी, ओ कुछ गलत हो गया, अनडू, डी डी और डी डी। अब देखो ये वेरिएबल है ना, देखो मैं कैसे देता हूँ, इसको लिखता हूँ वेरिएबल अंडरस्कोर फाइल्स। तो वेरिएबल फाइल्स के थ्रू मैं इसको देना चाहता हूँ, और कैसे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेरी वेरिएबल का नाम क्या है बाहर, माय वेरिएबल डॉट
txt। तो मैंने इसको बताया मेरे पास एक फाइल है, मैंने पाथ नहीं दिया क्योंकि जहां पे प्रोग्राम है ना वहीं पे ये फाइल है। मान लो ये कहीं और होती तो, मान लो ये रूट में होती तो मैं इसको समझा देता, तुम स्लैश रूट में जाना, वहां पे माई वेरिएबल है। बट हमारा प्रोग्राम जहां पे है वहीं पे ये बनाया, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब याद करो, माई वेरिएबल के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट। तो उस वेरिएबल की फाइल से या उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा कहो, और जब वो इंपोर्ट होगी तो लूप जाएगा ढूंढने यूजर लिस्ट उसमें है क्या, और वो लिस्ट यदि उसको मिल गई तो ये आइटम को दे देगा, और आइटम को यदि मिल गई तो हमारे 18 यूजर या 19 यूजर जितने भी है सब क्रिएट हो जाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस वेरिएबल फाइल को कोई भी प्रोग्राम वाला एक्सेस कर सकता है, जैसे हमने कर लिया। बस अब रन करके देख लेते हैं क्या हमारी ये टेक्निक काम करती है यहाँ पे। रन। तो इसे हम कहेंगे बाहर वाली वेरिएबल को हमने इंपोर्ट कर लिया। कुछ तो गलत हुआ है प्रोग्राम में, ओके, मिस्टेक होगी कोई, चलो चेक कर लेते हैं। तो यूजर लिस्ट क्या बताया, ऑफेंडिंग लाइन appears टू बी यूजर लिस्ट हियर। यूजर लिस्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, वो यूजर की लिस्ट को नहीं समझ पाया। ठीक है, चलते एक बार फिर से। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ पे हो, इधर ही है। क्लियर vim क्या था, माय वेरिएबल। मुझे लगता है मैंने टैब का इस्तेमाल किया ना, जो नहीं करना था वही किया। देखो टैब लगा दिए मैंने, अब ये टैब में इतना सारा सताया हमें। चलो निकाल दो टैब, एंटर, स्पेस देता हूँ अभी। ठीक है, इसको स्पेस चलेगा। अब सबको चेंज करना है तो मुश्किल है, कर देता हूँ डिलीट। फिर भी क्या है, सबका स्पेस चेंज करने से अच्छा सबका नाम बाद में लिखूँ। तो कितने लोग, 20। ठीक है 20 dd। अब कर देते हैं फिर से। तो टैब नहीं करना है, टैब बड़ी गलती है हमारी यहाँ पे। प्रिंट प्रिंट प्रिंट, अब देखो टैब नहीं है, हाँ पहले श्योर कर लेता हूँ। प्रिंट प्रिंट प्रिंट, हाँ बहुत हो गए। अब चलो नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, इंसर्ट मोड, 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इसको करते हैं 20, फिर 21 22 23, नो ओ 21 22 23 24, बस हो गया, लगता है ज़्यादा हो रहा है अभी 26। वैसे भी क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा, 30 कर लेते हैं और ऑल कंप्लीट। तो 27 28 29 और 30, बस हो गया। नीचे वाले दो डिलीट कर देता हूँ, डी 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 डी। अब देखते हैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन राइट एंड क्विट। अब फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। क्रिएट यूजर अकाउंट, देखो शुरू हो गए हमारे 20 के 20 यूजर्स अब क्रिएट हो जाएंगे। तो हम वेरिएबल को कितनी आराम से बट कितने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के साथ यूज कर सकते हैं आपको समझना है, क्योंकि जितना आप अंसिबल में अभी एक एक फंक्शन को समझोगे ना, उतना ये प्रोग्राम आपके लिए आसान बनता जाएगा। तो अब आराम से हम वेरिएबल को, इसी वेरिएबल की फाइल को अनदर प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाइल तो बाहर पड़ी है ना, प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं। तो किसी और प्रोग्राम में जाऊंगा और लिखूंगा इंपोर्ट, तो मुझे जब ये यूजर क्रिएट करने कुछ करना है अनदर प्रोग्राम में, तो फिर से मुझे ये वेरिएबल की लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वो पैकेज की लिस्ट हो, वेरिएबल यूजर की लिस्ट हो या कोई और हो, हमें अब वेरिएबल को रिपीट लिखना नहीं है। हम कहीं कॉमन एक लोकेशन पे बना देंगे तो उसका सीधा पाथ वहां पे दे सकते हैं, वेरिएबल अंडरस्कोर फाइल्स के साथ उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो 21 तक हो गए,
हमारी वेरिएबल तो कितना है, 30 तक है। क्योंकि ये 3 3 बार क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 नोड है ना, नोड 1 2 3, नोड 1 2 3, नोड 1 2 3, ऐसे वो क्रिएट होते जा रहे हैं। तो होने देते हैं। अब सीक्वेंस कभी फिक्स नहीं रहेगा 1 2 3, 3 2 1 2 1 3, कुछ भी हो सकता है। जो सिस्टम पहले कनेक्ट होगा उस पर वो यूजर बनाया जाएगा, उसका आउटपुट आएगा वो नंबर के साथ पहले दिखाएगा। चलो हो रहा है, और फ्यू सेकंड वेट करते, 4 रह गए सिर्फ। $29। अब लास्ट वन रिमेन है 30। बस काम फिनिश हो गया। अब देखो हमने क्या किया उस प्रोग्राम में एक बार। तो ये था हमारा प्रोग्राम। पहले तो ये वेरिएबल को लेता नहीं था, फिर हमने लूप को समझा, लूप के थ्रू उसको वेरिएबल देना पॉसिबल हुआ। तो फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल को इंपोर्ट किया, वेरिएबल बाहर लिख डाले, वेरिएबल वहां से यहाँ पे इंपोर्ट होंगे, यहाँ से लूप को दिए जाएंगे, लूप इसको दे देगा इसे। तो बस काम सीधा नहीं हो सकता था, क्योंकि यूजर और ग्रुप मॉड्यूल इन रियलिटी वेरिएबल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं। सो हमें इसको करना पड़ा इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे लूपिंग का इस्तेमाल किया। अब लास्ट वन हमें जो समझना है, स्पेशियल वेरिएबल। ओके, अब ये स्पेशियल वेरिएबल कौन है। अब देखो यहाँ पे लास्ट है, तो ये गैदर फैक्ट से रिगार्डिंग है। ओके, तो इन्वेंट्री फाइल में वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, बट ये कभी भी फायदेमंद नहीं है। जो हम वेरिएबल इन्वेंट्री फाइल लिखी ना, उसमें भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, बट चलो देखेंगे आगे प्रोग्राम में, अभी इस पे नहीं चलते। अब गैदर फैक्ट्स जो होता है, क्या होता है देखो, वो हर बार हमें बोलता था कि गैदरिंग फैक्ट, गैदरिंग फैक्ट, फिर हमने उसके परेशान होके क्या बोल दिया, गैदर फैक्ट्स नो। ओके, गैदर फैक्ट क्या करता है, जब भी गैदर फैक्ट चलता है तो बाय डिफॉल्ट उस सामने वाले सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। और गैदर में क्या क्या गैदर करता है, तो सामने वाले कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है, उसका कर्नल वर्जन कौन सा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन सा है, कौन सा आईपी एड्रेस उसे मिला है, कौन सी ओएस वहां पे है, सीपीयू कितना कौन सा है, मेमोरी कितनी है, डिस्क स्पेस क्या है, सब कुछ वो गैदर करता है। और इसीलिए तो वो टाइम लेता था। फिर हमने परेशान होकर क्या कर दिया, उसको बोल दिया गैदर फैक्ट्स नो। ओके, यदि आप गैदर फैक्ट्स में क्या गैदर होता है देखना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पे एक एडहॉक कमांड के थ्रू बताता हूँ। अंसिबल एक ही सिस्टम को टारगेट करते हैं, नोड 1 पे जाना है इसको, और हाइपन एम सेटअप। सेटअप मॉड्यूल जो गैदर करता है ना, वही गैदर फैक्ट्स बाय डिफॉल्ट प्लेबुक में गैदर करता है। तो जब प्लेबुक में गैदर फैक्ट होता है, वो आपको ओके बोलता है, तो समझ जाना वो बैक एंड में सेटअप मॉड्यूल को चला रहा है। तो एंटर करते हैं। अब देखो गैदर फैक्ट जो ओके बोलता था, उस सामने वाले की किस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसकी लिस्ट हमारे सामने होगी। वेट करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर फैक्ट भी टाइम लेता था, क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को उधर से गैदर करना है। होने देते पूरी इसकी गैदरिंग प्रोसेस। देखो हो गई है। अब गैदर फैक्ट्स में इसने क्या क्या गैदर किया वो समझते हैं। अब देखो गैदर फैक्ट्स में इतना आता है, देखो 100+ लाइन है, यहाँ पे प्रोग्राम चलाया था हमने वो। तो इसने देखो सामने वाले सिस्टम का गैदरिंग फैक्ट्स वही मॉड्यूल चला है, क्योंकि यही गैदर फैक्ट का आउटपुट है। सेटअप मॉड्यूल ही गैदर फैक्ट में चलता है डिफॉल्ट। सामने वाले का आईपी क्या इसने चेक कर लिया, IPv6 क्या इसने चेक कर लिया। देन ऑन नीचे आओ गया, आर्किटेक्चर है, बायस वर्जन है, बायस सेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर सामने वाले का टाइम डेट इसने चेक कर लिया है क्या है। फिर ऑन नीचे आओगे, IPv4 IPv6 डिटेल में दिखाए गए। इसके बाद भी और नीचे आओगे तो हार्ड डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन है, साटा है, कौन सा साटा, इंटेल कॉरपोरेशन का ये हार्ड डिस्क है, बहुत कुछ है। रिमूवेबल डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन है। और नीचे आते हैं अनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, सामने वाली की ओएस रेड हैट का प्रोडक्ट है, रेड हैट ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है।
कौन सा वर्जन है, तो रेड हैट का 8 वर्जन चल रहा है, इसका रिलीज नेम ऑफ्टा है, 8.0 है। फिर देखो और बहुत कुछ है। तो जब गैदर फैक्ट्स होता है ना, तो गैदर फैक्ट सामने वाले की इस सब इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। अब ये सब गैदरिंग उसने किया कैसे, तो इसके पास खुद के स्पेशल वेरिएबल होते हैं और वही स्पेशल वेरिएबल यहाँ से गैदर करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेशल वेरिएबल। तो सेटअप हमारा एक स्पेशल वेरिएबल है और इस स्पेशल वेरिएबल में बहुत सारे इंटीग्रेटेड वेरिएबल है जो क्या करते हैं, सामने वाली की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूजफुल है। अब रही बात, ये गैदर फैक्ट्स करता है, इट्स ओके, सामने वाली की इंफॉर्मेशन को लेके आता है, ये भी ओके, बट इसका फायदा क्या, क्या करेंगे गैदर फैक्ट्स करके। देखो, सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना, अब श्योर तो नहीं है ना, अब हमारा इन्वायरमेंट है, दैट्स वाई ये पॉसिबल है कि सब ओएस रेड हैट वालों की चल रही है। रेड हैट की ओएस पे कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हमारी सीधी कमांड होती है yum install like http, राइट। तो मैं yum install http कर दूंगा तो हो जाएगा, तीनों सिस्टम पे हो जाएगा। बट सामने वाला सिस्टम उबंटू वाला रहा तो उबंटू को yum install कमांड समझ में ही नहीं आती। उबंटू जिन्होंने यूज किया उनको पता है apt append get चलता है उधर। फिर मैं कैसे समझ पाऊंगा कि सामने वाला सिस्टम कौन है, तो मुझे गैदर फैक्ट बता सकता है सामने वाला सिस्टम कौन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें गैदर फैक्ट्स के थ्रू मिल सकती है। ओके, और हम यदि प्रोग्राम में इफ एल्स कंडीशन के थ्रू जाएंगे या व्हेन स्टेटमेंट को यूज करेंगे जो आगे जाके, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं इफ टारगेट सिस्टम इज उबंटू देन रन कमांड सपोज apt happen get httpd। वैसे उधर httpd भी नहीं होता है, उधर अपाचे होता है। सो बट फॉर एग्जांपल कि हम लिख सकते हैं apt happen get httpd, और यदि सामने वाले का सिस्टम रेड हैट प्रोडक्शन मिला तो yum install httpd, तो आपका एडा कम हो जाएगा। या फिर कहीं ऐसा हो, मैं चाहता हूं सामने वाले की सिस्टम जो है उसकी मेमोरी 4 GB तक है, 4 GB रैम है, तो ही वहां पे कोई XYZ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, 4 से कम है तो ना हो। तो बस अंसिबल गैदर फैक्ट सपोर्ट करेगा आपको, क्योंकि गैदर फैक्ट ने गैदर करके लाया है, उसकी मेमोरी कितनी है, सिर्फ कंडीशन लगाना हमारी बात है। ओके, बट वो धीरे धीरे करेंगे। अभी गैदर फैक्ट में होता क्या है ना, इतना ही आज की डेट पे समझ लो। आगे जब हम काम करेंगे तो ये भी करके देखेंगे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए। सो अब यहाँ पे गैदर फैक्ट में ये जो हमने देखा सेटअप मॉड्यूल, ये सब उसने गैदर किया। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि इसको देखना मुश्किल हो गया है। तो एक काम कर सकते हैं, हम ये समझने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे कि जब मैंने ये कमांड को चलाया, इसे कहते हैं तुम वहां पे फिल्टर करना। एज अ आर्गुमेंट में लगाता हूं फिल्टर, ग्रेप भी कर सकते हैं, इसके बाद मैं ग्रेप भी दिखाता हूं। फिल्टर क्या फिल्टर करना है, तो मुझे उस आउटपुट से ये दिखाना है सिर्फ तुम्हें कि अंसिबल अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, सामने वाले का डिस्ट्रीब्यूशन कौन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है, डिस्ट्रीब्यूशन, और एंटर करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है तो नहीं आएगा आउटपुट। हमारा प्लान क्या है कि सामने वाले का ओएस डिस्ट्रीब्यूशन कौन है, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिले, और ये अंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ही फिल्टर करना है। मुझे कहां से पता चला, तो हमारी इस लिस्ट से। तो इसने ही कहा था यहाँ पे सामने वाले का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, मुझे उसका प्रोसेसर चेक करना है, तो सीधा लिखूंगा मैं वहां पे फिल्टर अंसिबल प्रोसेसर कोर, वो मुझे दिखाएगा कितनी कोर है। देखो यहाँ पे अंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन रेड हैट, तो सब आउटपुट तो दिखने वाला था, लेकिन उसमें से उसने क्या निकाल के हमें शो किया, ये कौन सा है, अंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। फिर मैं अंसिबल होस्ट नेम करूँ तो देखते हैं ना ट्राई करके। अंसिबल होस्ट नेम, सामने वाले का होस्ट नेम क्या है मुझे इससे पता चल सकता है क्या, गलत लिखा, होस्ट नेम एम, ठीक है। अब देखते हैं सामने वाले का होस्ट नेम हमें शो कर पाता है क्या।
तो ये जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। सिर्फ आपने देखा प्रैक्टिस, अंसिबल में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि प्लेबुक तो उतना ही रहेगा, सिर्फ हम उसको अलग अलग स्मार्टनेस के साथ यूज़ करना सीखेंगे। तो आ गया सामने वाले का होस्ट नेम Node 1 है, फिर तो मैं आईपी एड्रेस भी चेक कर सकता हूँ ऐसे। सिर्फ जो रिजल्ट हमें यहाँ पे 100 ऑफ लाइन मिली, इसमें से हमें सिर्फ उसको ग्रैब कर लेना है। और मैं लिखूंगा अंसिबल ओएस फैमिली, तो क्या होगा? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ओएस फैमिली का नाम आएगा रेड एट। मतलब एक बार हमें यहाँ पे क्या क्या होता है वो पता चल जाए, तो फिर इसको यूज करना और भी आसान होगा। अंसिबल प्रोसेसर लिखूंगा तो सामने वाले का कौन सा प्रोसेसर है उसकी डिटेल मुझे शो कर देगा। बस इसलिए तो हमें गैदर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। गैदर फैक्ट्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो हम देखेंगे। अभी गैदर फैक्ट पे इसलिए आए थे क्योंकि गैदर फैक्ट्स में क्या होता है, इंटीग्रेटेड वेरिएबल होते हैं, जिन वेरिएबल के थ्रू वो सामने वाले की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। देखो यहीं पे वही प्रोग्राम है। गैदर फैक्ट में क्या होता है ना, वो प्रिंट किया है, बाकी कुछ नहीं। फिर फैक्ट्स का इस्तेमाल करके हम उसे प्रिंट कर सकते हैं जैसे एडॉक के थ्रू किया। चलो इस प्रोग्राम को मैं नहीं करता, कुछ अलग नहीं है। तो गैदर फैक्ट यहाँ पे नो थोड़ी बोला है, गैदर फैक्ट गैदर होगा और जो गैदर होगा वहां से IPv4 को यहाँ पे या सिस्टम के नाम को जस्ट डिस्प्ले करना है। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स है। गैदर फैक्ट को ऑफ करना है तो गैदर फैक्ट्स नो लिखा जाता है, फिर उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो गैदर फैक्ट हमारे पास एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसमें हम गैदर फैक्ट पे और ये सब करके देखेंगे, सामने वाली की मेमोरी है या फिर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से काम करना है, ये सब हम वहाँ पे ट्राई करेंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक बार हमारे नोट्स पे आता हूँ। ये मल्टीपल सेशन किए थे, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। शायद नोट्स वाले पार्ट को मैंने क्लोज कर दिया है। सो रनिंग डेस्कटॉप, रनिंग बैचेस, ओके। इसके बाद वीकेंड, देन हमारी बैच 9, ओके। तो वेरिएबल के बाद इम्प्लीमेंट टास्क कंट्रोल है, बट आप अभी इसको लूप देखो, इसमें से हमने ऑलरेडी लूप को देख भी लिया। ओके, लूपिंग के एग्जांपल है। इसके बाद टास्क को इंपोर्ट करना, जैसे मैंने लूप को इंपोर्ट और वेरिएबल को इंपोर्ट किया, वैसे टास्क को या फिर दूसरे प्लेबुक को ही इंपोर्ट करना इसमें बताया गया। बट आपकी कंडीशन है तो, नहीं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं अनवांटेडली आगे नहीं बढ़ना चाहता था कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम ना मिले, ऐसा ना हो। अब रही बात नेक्स्ट वीकेंड की, तो मुझे आप ये लोग बताना, यदि आपको नेक्स्ट वीकेंड को प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो क्या मैं उन पॉइंट्स को ले लूँ जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी रेड हैट में लॉग फाइल कहाँ पे होती है, सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है, ये 2-3 टॉपिक जो है हमारे, हम अंसिबल के बाद में देखने वाले थे। बट आप 1-1.5 घंटा भी मैनेज कर लोगे तो चलो उनको छोटे छोटे पॉइंट को देखते रहेंगे। मतलब लॉग फाइल में कोई प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत नहीं करनी है, सिर्फ देखने वो किधर होता है। या फिर सिस्टम मॉनिटर, मेरी कितनी रैम यूज़ हो रही है, मेरा कितना प्रोसेसर यूज़ होता है। जैसे हम बात विंडोज़ की कर ले तो आपको सीधा पता है, यहाँ पे आएंगे टास्क मैनेजर में और देखेंगे हाँ कितना प्रोसेसर मेरा यूज़ हो रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। बट ये काम रेड हैट में कैसे करते हैं, वो तो कमांड लाइन के थ्रू करना है। ओके, चाहे तो मैं उन पॉइंट्स को नेक्स्ट वीक में नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटा इन शॉर्ट टाइम देख सकते हैं, मतलब टोटल ऑफ रखने से अच्छा। ऐसे करें तो अंसिबल को मैं आगे नहीं बढ़ाता, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीक को मैं 1-1 घंटा सेशन लूंगा सिर्फ, और उसमें भी मैं आपको सिस्टम की लॉक फाइल, वो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो बताऊंगा, जिसमें आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस अंसिबल की ही करना। आप बताओ आपका क्या रिव्यू है। जैसे आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप एक छुट्टी दोगे तो अच्छा होगा, तो आप बताओ ऐसा करें तो चलेगा? यस, ऑनलाइन यूजर कर सकते हैं ना वैसा, मतलब आपको हेडेक नहीं आएगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का। जो अंसिबल का अब तक हुआ है उस पर प्रैक्टिस करो, फिर जो प्रॉब्लम आएंगे आपको वीकेंड में वो फिर से मुझे सैटरडे संडे बताओ। और जिनका अंसिबल इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ना हुआ है, तो मुझे आप कल परसों कांटेक्ट करते रहो व्हाट्सएप पे, मतलब वो हो जाए, क्योंकि आपका 8 दिन तक होगा ही नहीं तो आगे की प्रैक्टिस आप लोगों की सच में नहीं होगी। तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आपके साथ कनेक्टिविटी करके या रिमोट डेस्कटॉप लेके मैं आपको इन्हीं हाउ वो सॉल्व करके दूंगा। मतलब आपको फिर टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए।
तो आप प्रैक्टिस करना, अनसिबल वेरिएबल तक ट्राई करना। आप वेरिएबल के प्रैक्टिस होने तक, मान लो आपको तो 15 दिन मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड पे मैं क्या लूँगा, लॉक फाइल, मॉनिटरिंग, इन टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम रैम को चेक करते हैं। अब कोई आपको लिनक्स में पूछे ना, कौन सा प्रोसेसर आपके पास है, यार अभी तो पता ही नहीं है कौन सा प्रोसेसर है। विंडोज होता तो राइट क्लिक माय कंप्यूटर पे करके पता चल जाता है, प्रॉपर्टीज में मिल जाता है। लिनक्स में कैसे मिलता है, नो आइडिया। सो उन पॉइंट्स को देखेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलेगा वैसे फिर? ओके, तो वैसे करते, तो अंसिबल जो वेरिएबल के बाद का टॉपिक है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीकेंड पे कोई नहीं लेता। नेक्स्ट वीकेंड पे जो लेना था टास्क कंट्रोल से आगे, लेकिन इसको हम पीछे रहने देते हैं। जो बाकी वाली पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। और ये फिर हम आफ्टर 15 डेज जाएगा, मतलब 1 तारीख को, उसके आसपास। तो नियर अबाउट हमारा नेक्स्ट वीकेंड तक ये नियर अबाउट ख़त्म हो जाता, और फिर 1 तारीख को सब कुछ ख़त्म हो जाता। बट चलो पहले हम उन पॉइंट को देखेंगे और फिर इस पे आएंगे। चलेगा, ऐसे कर लेते थोड़ा आगे पीछे, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए हेडेक नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ, आगे और 30 मिनट लूँ या स्टॉप करूँ? कैसे भी आप चाहते हैं, नहीं रुकना है यहाँ पे तो रुक सकते हैं, या फिर ये टास्क कंट्रोल वाला नहीं नहीं लेता मैं इसको। क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस, आपके पास अंसिबल इंस्टॉल ही नहीं है ना, तो फिर ये करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये 3-4 प्रैक्टिकल हो गए हमारे, प्लेबुक क्रिएट करना, एडॉक कमांड चलाना, इन बातों को आपको पहले कवर करना पड़ेगा। तो चलिए, तो चाहे तो ऑनलाइन यूजर्स, रुकता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम हम मॉनिटरिंग लॉक फाइल उस पर डिस्कस करेंगे। अंसिबल को मैं नेक्स्ट वीक पे नहीं लूँगा। ओके, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है अंसिबल रिगार्डिंग, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चलो फिर, चाहे तो करूँ फिर आज स्टॉप यहाँ पे। ओके, सो बाकी यूजर्स ऑल ऑफ यू, रुकते ही यहाँ पे। अपकमिंग वीक को हम लॉक फाइल सिस्टम मॉनिटरिंग इनके थ्रू जाएंगे। या ओके, बाय ऑल ऑफ यू।